नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस। तो चलिए दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं जल प्रबंधन। तो जैसे कि आपको पता, हमारी यूनिट 4 जो पेपर फर्स्ट है उसका पार्ट बी है, उसकी यूनिट 4 चल रही है। उसमें हम देखना है जल एवं आपदा प्रबंधन, ये हमारा चल रहा है। और उसके अंतर्गत हमने पीछे जान ली हैं पेयजल के संबंध में सारी चीज़ें, यानी कि आपूर्ति, जल की अशुद्धि के कारण, गुणवत्ता प्रबंधन, और साथ में कुछ और अन्य चीज़ें भी जाने हैं। तो वो कंप्लीट विस्तार से हमने यहाँ पे देख ली हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे जल प्रबंधन, और साथ में अगर टाइम हमारा इसमें मतलब बचा तो हम देख लेंगे भूजल और जल संग्रहण के बारे में। तो इस प्रकार हमारा जल से संबंधित सारी चीज़ें यहाँ कवर हो जाएगी। फिर उसके बाद हम देखेंगे प्राकृतिक और मानवीकृत जो आपदाएं होती हैं, जैसे भूकंप हो गया, बाढ़ हो गया, कुछ औद्योगिक घटनाएं हो गई, ठीक है। इसके बाद जो सारी चीज़ है उनसे संबंधित कुछ सामुदायिक योजना वो हम देखने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं जल प्रबंधन के बारे में। तो जल प्रबंधन क्या होता है तो उसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो जैसे जल प्रबंधन की अगर बात करें तो जल प्रबंधन क्यों जरूरी है। जैसे कि आपको पता है, हमारा जो मतलब जो जल है, जल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी प्राकृतिक संसाधन है और एक प्रकार चक्रीय संसाधन है। परंतु वो एक प्रकार से 71% भाग में होने के बाद भी उसकी समस्या से हमको जूझना पड़ रहा है। तो उसको मैनेज करके चलना पड़ेगा, यानी कि भविष्य में हमको उसका उपयोग अगर चाहिए तो उसको मैनेज करके चलना पड़ेगा, उसका प्रबंधन करके चलना पड़ेगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे जल प्रबंधन जरूरी है। तो जल प्रबंधन का से हम बोल सकते हैं जल संसाधनों का इष्टतम प्रयोग से है, यानी कि जल की लगातार बढ़ती मांग के कारण क्या हो रहा, देश भर में जो है जल का उचित प्रबंधन की आवश्यकता है और कई वर्षों से ये महसूस की जा रही है। जल प्रबंधन के तहत हम देख सकते हैं पानी से संबंधित जो जोखिम होते हैं, जोखिम मतलब बाढ़ हो गया, सूखा हो गया, संदूषण हो गया, ये सभी जो जोखिम होते हैं अलग अलग प्रकार के बाढ़ से संबंधित। संदूषण एक प्रकार का एक पदार्थ होता है जिसके अंतर्गत मतलब एक प्रकार से दूषित पदार्थ हम बोल सकते हैं, तो उसको हम बोल सकते हैं जो जल में प्रदूषण करने का काम करता है, ठीक है। बाढ़, सूखा और संदूषण आदि की जो प्रबंधन है उसको इसमें शामिल किया जाता है। इसमें हम देख सकते हैं काफ़ी सारी भूमिका होती है, जैसे स्थानीय प्रशासन की बोलें, साथ साथ में व्यक्तिगत इकाई इसमें जो है उचित भूमिका निभाते हैं। उचित जल प्रबंधन में एक प्रकार से देखें तो जल इस प्रकार जो है सारी चीज़ें जल प्रबंधन में शामिल की जाती है और सभी लोगों तक पर्याप्त मात्रा में पहुंच सके, इस उद्देश्य की पूर्ति यहाँ पे की जाती है। तो जल प्रबंधन क्या होता है हमने देखें, जल एक प्रकार से सभी संसाधनों में मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट है और जल का जो है एक प्रकार से जल का इष्टतम प्रयोग ही जल संसाधन की कैटेगरी में आता है, यानी उचित जल प्रबंधन यहाँ पे किया जाने की आवश्यकता है। इससे संबंधित जो जोखिम है जैसे बाढ़, सूखा, संदूषण, इनको इसमें शामिल किया जाता है, मतलब इनको प्रबंधित करने में इसमें शामिल किया जाता है। अब जल प्रबंधन तो हमने देख लिए, पर अब जल प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है, जल प्रबंधन क्यों जरूरी है, तो ये चीज़ें हमारे सामने आ जाती है। तो उसके संबंध में हम देखने वाले हैं जल प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है, ठीक है। तो देखिए, जैसे अगर बात करें हम देश की, तो देश में हमको, देश या पूरे विश्व में हमको जनसंख्या का विस्फोट देखने को मिलता है, ठीक है। मतलब देश में भारत के अंतर्गत जनसंख्या का विस्फोट देखने को मिलता है, काफ़ी मात्रा में जनसंख्या वृद्धि हो रही है। इसी के कारण विभिन्न जो जल निकाय है, जैसे हम देख सकते हैं विभिन्न प्रकार के जल निकाय, मुख्य रूप से अगर देखें तो नदियों की बात कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर देखें तो झीलों की बात कर लेते हैं, तालाब, ये सभी जो प्रकार है वो हमने पहले देखे हैं कौन कौन से प्रकार थे, मतलब जो जल की आपूर्ति से संबंधित। तो नदियाँ है, झील है, तालाब है, इनमें प्रदूषण का स्तर क्या हो रहा है, दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। क्यों? जनसंख्या का विस्फोट। तो जब जो प्रदूषण बढ़ रहा है तो उसकी कमी के लिए, मतलब एक प्रकार से प्रदूषण को कम करने, ठीक है, उसको सही करने, एक प्रकार से जो प्रदूषण है उसको अलग करने के लिए यहाँ पर जल के प्रबंधन की आवश्यकता पड़ती है। दूसरी चीज बात करें यूनेस्को, तो आपने सुना ही होगा। अच्छा, यूनेस्को, यूनाइटेड, ठीक है, यूनेस्को का फुल फॉर्म बताइए आप कमेंट बॉक्स में, और उसकी स्थापना है, हेडक्वार्टर उसका कहाँ है, वो कंप्लीट रूप में आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो अगर यूनेस्को की बात करें तो जैसे यूनेस्को की एक रिपोर्ट में सामने आया है कि भारत जो है दुनिया में भूमिगत जल का सर्वाधिक प्रयोग करने वाला देश है, यानी भूमिगत जल का सर्वाधिक प्रयोग कौन करता है, भारत करता है, ठीक है। देश के अधिकांश हिस्से जो है उसमें भूजल स्तर अपेक्षाकृत काफ़ी नीचे चला गया इसी के कारण, ठीक है। तो यूनेस्को की रिपोर्ट के द्वारा बताया गया है। उसके अलावा जल प्रबंधन देश में कृषि की बेहतरी जो है उसके लिए एक प्रकार से कुशल सिंचाई पद्धतियों को विकसित करने में मदद करता है, इसलिए जल प्रबंधन की आवश्यकता होती है हमको। इसके अलावा हम देख सकते हैं जल संसाधन काफ़ी सीमित है और हमें जो है अगली पीढ़ी के लिए इसको बचा कर रखना है। तो उचित जल प्रबंधन है तो सिंपल सी बात, हम आगे जाकर इसको बचा सकते हैं। और अगर एक प्रकार से जो उचित जल प्रबंधन का अभाव है तो ये समस्या हमको सामने देखने को मिलेगी, इसलिए यहाँ जल प्रबंधन की आवश्यकता पड़ती है।
साथ में जल प्रबंधन जो होता है प्रकृति और जो मौजूदा जो जैव विविधता चक्र है उसको बनाए रखने में काफ़ी मदद करता है। ठीक है, तो इसके कारण जल जो है जल प्रबंधन की आवश्यकता यहाँ पर पड़ती है। अब जैसे अगर बात करें तो जल तो हम मुख्य रूप से देखें स्वच्छता में भूमिका निभाता है, स्वच्छता के लिए काफ़ी उपयोगी होता है, साफ सफाई के लिए। इसलिए देश में स्वच्छता को तब तक पूर्णतः सुनिश्चित नहीं किया जा सकता जब तक जल का उचित प्रबंधन ना किया जाए। साथ में देखें जल संकट जो है देश की अर्थव्यवस्था को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है और जल प्रबंधन की सहायता से जल संकट को खत्म करके इस एक प्रकार से जो नकारात्मक प्रभाव है उससे बचाया जा सकता है। तो इस सभी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए यहाँ पे जो जल प्रबंधन है उसकी एक प्रकार से महत्वपूर्ण यहाँ पे आवश्यकता मानी जाती है। तो इसलिए जल प्रबंधन करने की आवश्यकता होती है। तो ये सारी चीज़ हमने जल प्रबंधन की आवश्यकता से संबंधित देखें। अब बात करते हैं भारत में जल प्रबंधन के समक्ष बहुत सारी चुनौतियां होती हैं। जल प्रबंधन करने के संबंध में मतलब बहुत सारी रुकावटें आती है, बहुत सारी चुनौतियां आती हैं। तो वो हम देख लेते हैं यहाँ पे एक एक करके। जैसे हमने देखा था अभी जो महानगरीय क्षेत्र होता है, शहरीकरण बढ़ रहा है, महानगरीय क्षेत्र बढ़ रहा है। तो महानगरों में हमने देखा था जो जल है, जल की मांग हमको ज़्यादा देखने को मिलती थी और जो पूर्ति है वो पूर्ति कम देखने को मिलती थी। अब यहाँ इसके कारण क्या हो रहा था, जो पूर्ति है उसमें जो कमी आ रही थी उसको पूरा करने के लिए यहाँ पे अन्य जो जल के साधन उनका उपयोग करके यहाँ पे पूर्ति की जा रही थी, जिसके कारण क्या हुआ है खराब जल यहाँ प्रोवाइड किया जा रहा है और उसके कारण कैंसर जनित रोग और बहुत सारे जो रोग हैं हमको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। मतलब जल जनित रोग, कैंसर, वो देखने को मिला था। ठीक है, तो यहाँ मांग और पूर्ति के मध्य काफ़ी अंतर देखने को मिलता है, यानी कि मांग अधिक होती है, पूर्ति कम होती है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए जो जल प्रबंधन है इसके समक्ष चुनौती के रूप में सामने आता है। ठीक है, मतलब अगर दोनों लेवल में रहे मांग और पूर्ति तो सिंपल रूप में ये चुनौती हट जाएगी। तो ये पूर्ति एक प्रकार से जो मध्य इनके अंतर है उसको अलग किया जा सकता है। ठीक है, उपयोग में संतुलन, तो यहाँ देख सकते हैं जो खाद्य उत्पादन है उसके लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध कराना और प्रतिस्पर्धी जो मांग है उसके बीच में उपयोग का संतुलन होता है। ठीक है, मतलब सिंपल रूप में बोल सकते हैं जैसे कृषि है। ठीक है, कृषि के लिए भी पानी की ज़रूरत पड़ती है। साथ में कुछ जो प्रतिस्पर्धी उद्योग, मतलब जो उद्योग है जहाँ पे भी पानी की मांग पड़ती है, तो इन दोनों के बीच में एक प्रकार से संतुलन नहीं है। तो ये इसके कारण भी यहाँ पे एक प्रकार से चुनौती के रूप में सामने आता है। महानगरों की बात करें, जैसे हमने बात करे थे महानगर और कुछ अन्य बड़े शहर, उनकी मांगें काफ़ी दिन ब दिन बढ़ते जा रही है, तो उसकी पूर्ति कर पाना भी यहाँ पर संभव नहीं है। ठीक है, तो ये भी हम देख सकते हैं, ये मुख्य रूप से चुनौती के रूप में सामने आता है। साथ में जो अपशिष्ट जल होता है, खास करके अगर देखें तो जो औद्योगिक क्षेत्र होता है, औद्योगिक क्षेत्र उसका अपशिष्ट जल या फिर जो कूड़ा करकट जो भी होता है वो नदियों में बहा दिया जाता है। तो जो एक प्रकार से जो अपशिष्ट जल है उसका उपचार करना भी यहाँ पे मुख्य चुनौती के रूप में सामने आता है। फिर जो पड़ोसी देश है, पड़ोसी देश मान लीजिए पाकिस्तान जिसके साथ जल का विवाद चलते रहता है, बांग्लादेश है, ठीक है, चाइना है। तो ये एक प्रकार से देखें तो जो नदी बेसिन है, सह नदी बेसिन, और कुछ राज्य भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, राज्य के मध्य भी देखें तो कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, इन नदियों के बीच में जो है विवाद चलते रहता है, नर्मदा नदी का विवाद। तो ये जो है पानी के बंटवारे से संबंधित काफ़ी विवाद हमको देखने को मिलता है राज्यों के मध्य। तो ये भी एक प्रकार से चुनौती बनकर सामने आता है भारत में जल प्रबंधन के समक्ष। ठीक है, तो ये हमने कुछ चुनौतियाँ एक प्रकार से उसकी जो है जल प्रबंधन के समक्ष जो समस्या आती है वो हमने यहाँ पे देखें। अब जल प्रबंधन के संबंध में कुछ तरीके होते हैं कि ये जल प्रबंधन आपको किस किस प्रकार किया जाना चाहिए, उसके संबंध में यहाँ देखने वाले हैं। जैसे कि कुछ 4-5 तरीके हम देखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम देखते हैं जैसे अवशिष्ट जल प्रबंधन प्रणाली, उसके बाद सिंचाई प्रणालियाँ, उसके बाद प्राकृतिक जल निकायों की देखभाल करना, जल संरक्षण। कुछ अन्य तरीकों के अंतर्गत हम देखेंगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग और वर्षा जल। चलिए एक एक करके जान लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जानते हैं अवशिष्ट जल प्रबंधन के बारे में। तो अवशिष्ट जल प्रबंधन क्या होता है, जैसे जो उपयुक्त सीवेज सिस्टम होता है साफ और सुरक्षित तरीके से अवशिष्ट जल के निपटान में मदद करता है। मतलब जो सीवेज सिस्टम होते हैं वो क्या करते हैं, साफ और सुरक्षित तरीके से अवशिष्ट जल के निपटान में काफ़ी मदद करते हैं। और इसमें गंदे पानी को रिसाइकल किया जा सकता है तथा उसको प्रयोग मतलब जो है उसके प्रयोग से मतलब उसको पुनः प्रयोग को बनाया जा सकता है, ताकि उसे वापस लोगों के घर में पीने के लिए, घरेलू उपयोग के लिए जो है इस्तेमाल करने के लिए पहुंचाया जा सके। तो अपशिष्ट जल प्रबंधन प्रणाली काफ़ी उपयुक्त मानी जाती है यहाँ पे जल प्रबंधन के लिए।
दूसरी देखें सिंचाई प्रणालियाँ, तो सिंचाई प्रणाली आपको पता है जैसे सूखा प्रभावित क्षेत्र है उसमें जो है मुख्य रूप से फसलों को इस हिसाब से निर्धारित किया जाता है कि जिन फसलों में पानी की मात्रा बहुत कम लगती है उन्हीं फसलों को वहाँ पे बोने की परमिशन होती है। ठीक है, मतलब पोषण के लिए अच्छी गुणवत्ता वाली सिंचाई प्रणाली सुनिश्चित की जा सकती है जो सूखा प्रभावित क्षेत्र है उसमें फसलों के पोषण के लिए। इन प्रणाली को प्रबंधित एक प्रकार से किया जा सकता है ताकि पानी बर्बाद ना हो, और आवश्यक रूप से पानी की आपूर्ति को कम करने से क्या है बचने के लिए इसके पुनर्नवीनीकरण या वर्षा जल का उपयोग कर सकते हैं। तो फसलों को विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है सिंचाई प्रणाली में। दूसरी चीज बात करें प्राकृतिक जल निकायों की देखभाल, तो जैसे प्राकृतिक जल हम बोल सकते हैं कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे झील की बात करें, ठीक है, नदियों की बात कर सकते हैं और समुद्रों की। हालांकि समुद्रों में तो खारा पानी रहता है, तो ये कुछ प्राकृतिक स्रोत रहते हैं। प्राकृतिक स्रोत जो जल स्रोत है काफ़ी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ताजे पानी की परिस्थिति की जो तंत्र है और समुद्र पारिस्थितिक तंत्र दोनों ही विभिन्न जीवों की विविधता का घर माना जाता है और पारिस्थितिक तंत्रों के समर्थन के बिना ये जीव विलुप्त हो जाएंगे। तो ये प्राकृतिक जो जल निकाय है उसकी देखभाल करना भी यहाँ काफ़ी जरूरी ताकि जैव विविधता को यहाँ पर संरक्षित किया जा सके। नेक्स्ट है जल संरक्षण की बात करते हैं हम यहाँ पर। तो जो जल संरक्षण है उसके संबंध में बात करें तो देश में जल संरक्षण पर मतलब बल देना काफ़ी आवश्यक माना गया है, और कोई भी इकाई चाहे वो व्यक्तिगत हो या वो चाहे कंपनी हो अनावश्यक रूप से उपकरणों के उपयोग को कम कर रोजाना जो कई गैलन पानी है वो बचा सकते हैं। मतलब सिंपल रूप में जो व्यक्ति है या फिर हम बोल सकते हैं कोई कंपनी है, ये अपनी जो जल की खपत है उसको कम करके यहाँ पे जल के प्रबंधन को बढ़ावा दे सकते हैं। कुछ अन्य तरीके में हम देख सकते हैं जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग के द्वारा जल जो है संचयन किया जा सकता है। साथ में वर्षा जल को सतह पर संग्रहित करने के लिए जैसे टैंक बनाए जा सकते हैं, ठीक है, तालाब बनाए जा सकते हैं, चेक डैम बनाए जा सकते हैं। तो ये सभी चीज़ों के द्वारा वर्षा जल को संरक्षित किया जा सकता है क्योंकि वर्षा का जल जो है सबसे प्राकृतिक रूप से सबसे शुद्ध माना जाता है। इसी के संबंध में यानी कि जल प्रबंधन से संबंधित ही एक नीति आई थी जिसको बोला जाता है नीति आयोग की एट 75 कार्य नीति। ठीक है, तो इसके संबंध में कुछ देख लेते हैं कि जल प्रबंधन का इससे क्या संबंध है। तो ये 2018 में ये आई थी, अभिनव भारत एट 75 के लिए एक प्रकार से कार्य नीति थी, और इसके तहत सुनिश्चित किया गया था कि 2022-23 के तक जो है मतलब सन 2022-23 तक भारत की जल संसाधन जो प्रबंध रणनीति है उसमें मुख्य रूप से जो है कृषि, साथ में हम देख सकते हैं जीवन के लिए पानी, आर्थिक विकास के लिए और पारिस्थितिक और पर्यावरण के लिए पानी की पर्याप्त उपलब्धता यहाँ सुनिश्चित करने के लिए इसको निर्धारित किया जाए। मतलब एक प्रकार से बहुत सारी चीज़ें यहाँ निर्धारित की गई थी पानी की पर्याप्त उपलब्धता के लिए। इसके अंतर्गत जल की सुरक्षा और सुविधा के लिए कुछ निश्चित चीज़ें अपनाई गई, जैसे कि हम देख सकते हैं नागरिकों और पशुओं के लिए जो है स्वच्छता हेतु पर्याप्त और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना या प्रदान करना इसके तहत निर्धारित किया गया एट 75 जो कार्य नीति है नीति आयोग की, उसके अंतर्गत सभी खेतों के लिए उचित सिंचाई व्यवस्था सुनिश्चित करना, हर खेत को पानी और कृषि जल उपयोगिता में सुधार करना, ये निश्चित रूप से यहाँ पर निर्धारित किया गया। इसके अलावा गंगा और उसकी जो कुछ सहायक नदियाँ थी उसमें अविरल और निर्मल धारा को सुनिश्चित करना निर्धारित किया गया। तो ये सारी चीज़ थी किसके अंतर्गत एट 75 कार्य नीति जो कि नीति आयोग के द्वारा प्रस्तुत की गई जल प्रबंधन से रिलेटेड। जल प्रबंधन से संबंधित कुछ हम उपाय देख लेते हैं कि भाई किस किस प्रकार से उपाय इसमें किए जा सकते हैं। तो देखिए सबसे मुख्य बात करें जैसे भारत की, तो भारत में जल जो प्रशासन है, जल प्रशासन जो संस्थान है मतलब जिनके द्वारा जल को प्रबंधन करने से संबंधित काम किया जाता है। जल प्रशासन संस्थानों के कामकाज में एक प्रकार से हम देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा नौकरशाही देखने को मिलती है। ठीक है, गैर पारदर्शिता देखने को मिलती है, गैर पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती, गैर भागीदारी यानी भागीदारी नहीं रहती। ठीक है, ये सभी दृष्टिकोण मतलब जल प्रशासन जो संस्थान है उसमें हमको नौकरशाही, गैर पारदर्शिता, गैर भागीदारी, ये सभी दृष्टिकोण अभी भी जारी है। तो इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते कि जो जल प्रशासन है उसमें सुधार किया जाए। मतलब एक प्रकार से बोले तो मुख्य सुझाव क्या होगा या उपाय क्या होगा कि जो जल प्रशासन है जो संस्थान है उनमें मुख्य रूप से सुधार किए जाने की आवश्यकता है देश में, ताकि जल प्रबंधन को बढ़ावा दिया जा सके, जल प्रबंधन उचित तरीके से किया जा सके। उसके बाद देखें
तो जो आंकड़े होते हैं, संबंधित जो आंकड़े होते हैं उनकी उपलब्धता से संबंधित अगर देखें तो सूखे और बाढ़ से संबंधित जो आंकड़े होते हैं, जैसे प्राकृतिक आपदाओं की विश्वसनीय जो जानकारी होती है, इनसे संबंधित ये आंकड़े होते हैं जो कि जल्द से जल्द उपलब्ध हो, ताकि समय रहते इनसे निपटा जा सके और संभावित जो क्षति है उसको कम किया जा सके। तो आंकड़े की उपलब्धता कैसी होनी चाहिए? आंकड़ों की उपलब्धता अधिक से अधिक जल्द, मतलब कम से कम समय में होना चाहिए, ठीक है, जल्दी होना चाहिए। मतलब कुछ चीज़ें और है, जैसे कि कुछ महत्वपूर्ण निर्णय है वो शीघ्रता से लिए जाने चाहिए। मतलब भूजल स्तर को बढ़ाने और भूजल उपयोग को विनियमित करने के लिए इनसे संबंधित जो भी निर्णय होते हैं वो शीघ्रता से लिए जाने चाहिए। मतलब लेट लतीफ़ी वाला काम वहाँ पर नहीं होना चाहिए, ताकि जो है जल प्रबंधन को काफ़ी अधिक एक प्रकार से सक्रिय बनाया जा सके या फिर उसको अच्छा किया जा सके। देश में नदियों की स्थिति काफ़ी दयनीय है, ये भी आपको पता है, ठीक है। वर्तमान सरकार द्वारा एक प्रकार से देखें तो गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त करने के प्रयास एक प्रकार से अनुमानित सफलता प्राप्त नहीं कर पाए हैं। इसलिए आवश्यक है कि जो नदियों की स्थिति है उस पर गंभीरता से विचार किया जाए, ठीक है, और उन्हें प्रदूषण मुक्त करने हेतु एक प्रकार से जो जो उपयुक्त नीति है जो हमने पढ़े हैं अभी, उनका काफ़ी अच्छी तरीके से निर्माण किया जाए, ताकि जो है प्रबंधन को उचित तरीके से यहाँ पर किया जा सके। नेक्स्ट अगर बात करें हम, कुछ निष्कर्ष देखने को मिलता है जल प्रबंधन से रिलेटेड, तो आप निष्कर्ष को भी यहाँ पे एग्जाम में अगर मेंस की उत्तर, मतलब मुख्य परीक्षा में उत्तर लेखन करते हो तो आप निष्कर्ष लिखना आपके लिए ज़रूरी होता है। खास करके जो बड़े प्रश्न आते हैं 200 नंबर के, 200 शब्दों के आते हैं 11 नंबर के, तो उसमें आपको निष्कर्ष और साथ में जो इंट्रो है, भूमिका है, वो आपको बनाना जरूरी होता है। अगर 5 नंबर की बात करें तो 5 नंबर में आपको इस प्रकार से जो है ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं इंट्रो और निष्कर्ष के बारे में, ठीक है। 3 नंबर में भी इसमें आप डायरेक्ट फैक्ट लिख सकते हो, पर 200 में आपको लिखना पड़ता है। तो जो एक प्रकार से जल है, जल पृथ्वी का सर्वाधिक मूल्यवान साधन है। हम बोल सकते हैं हमें न केवल अपने लिए इसकी रक्षा करनी चाहिए, बल्कि भविष्य में जो पीढ़ी आने वाली उसके लिए भी काफ़ी जरूरी हो जाता है। वर्तमान समय में जब भारत के साथ साथ संपूर्ण विश्व जो है जल संकट से गुजर रहा है, तो इस पर हमको गंभीरता से ध्यान देने की ज़रूरत है। साथ में जो नीतियाँ बनाई जाती है, नीतियों का कार्यान्वयन उचित तरीके से होना चाहिए। मतलब जो नीतियाँ है, कार्यान्वयन में मौजूद जो शिथिलता पाई जाती है, लेट लतीफ़ी पाई जाती है, उसको दूर करने के बेहतर एक प्रकार से प्रयास किए जाने चाहिए, जिससे देश में जल की कुप्रबंधन जो है एक प्रकार से सबसे बड़ी समस्या को एक प्रकार से संबोधित किया जा सके, ठीक है। तो ये जल प्रबंधन से रिलेटेड कुछ चीज़ें हमने जाने। अब बात कर लेते हैं भूजल के बारे में, ठीक है। तो भूजल और भूजल संग्रहण, मतलब हम पढ़ने वाले ये वाला टॉपिक भूजल और जल संग्रहण के बारे में। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए भूजल होता क्या है। भूजल को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ग्राउंड वाटर, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है? ग्राउंड वाटर, यानी कि भूगर्भिक जल जो है धरती की सतह के नीचे इकट्ठा, मतलब एक प्रकार से चट्टानें होती हैं, चट्टानों के कण के बीच एक प्रकार से जो रंध्रकाश होते हैं, अंतरकाश होते हैं, इसमें एक प्रकार से मौजूद रहता है, ठीक है। सामान्य रूप से देखें तो धरातलीय जल से अंतर दिखाने के लिए इस शब्द का प्रयोग सतह से नीचे स्थित जल, यानी कि हम बोल सकते हैं सरफेस जल इसको बोला जाता है, सरफेस वाटर, यानी कि सब सरफेस वाटर या सब सरफेस वाटर इसको बोला जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, मृदा जल को भी शामिल कर लिया जाता है भूजल में। और एक प्रकार से देखें तो मृदा जल से अलग होता है ये, जो केवल सतह से नीचे कुछ गहराई में मिट्टी में मौजूद जल को कहते हैं। एक प्रकार से मिट्टी में मौजूद जल को ही एक प्रकार से क्या बोला जाता है? भूजल बोला जाता है। और भूजल के संबंध में जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है, उनके द्वारा अटल भूजल योजना भी यहाँ पर लॉन्च की गई थी, ठीक है। प्रधानमंत्री, अभी तत्कालीन प्रधानमंत्री मोदी जी, उनके द्वारा ये काम किया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो जयंती है उस पर नई दिल्ली में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, उसमें इस योजना को यहाँ पर शुरुआत की गई थी। अटल जल या अटल भूजल योजना इसको बोला जाता है। मुख्य उद्देश्य क्या था इसका? इसका मुख्य उद्देश्य था भूजल को जो प्रबंधन है उसमें सुधार लाना। और देश भर में एक प्रकार से कई क्षेत्र है जहाँ भूजल का स्तर काफ़ी नीचे चला गया है, जिसके कारण आम लोगों का जनजीवन काफ़ी प्रभावित हुआ। तो इस स्थिति से मतलब जो इस प्रकार की जो स्थिति बनी है उसका निवारण करना अटल भूजल योजना का टारगेट यहाँ पर रखा गया था। तो चलिए यहाँ पे हम जान लेते हैं इसके संबंध में, अटल भूजल योजना के संबंध में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो जैसे देखिए, इसकी शुरुआत जो की गई थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है, उनके एक प्रकार से जयंती के उपलक्ष्य में नई दिल्ली में एक कार्यक्रम आयोजित किया था। वहाँ पे मोदी जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, या घोषणा की गई थी इसकी, या शुरुआत की गई थी। तो यहाँ पे देखिए अटल जल या अटल भूजल योजना की रूपरेखा हम देख सकते हैं। भूजल प्रबंधन के लिए संस्थागत संरचना को एक प्रकार से सुदृढ़ करने,
साथ में हम देखें तो जो 7 राज्य है जिसके अंतर्गत हम देख सकते हैं, गुजरात है, हरियाणा है, कर्नाटक है, मध्य प्रदेश है, ठीक है। साथ में देख सकते हैं पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र है, राजस्थान और यूपी, ठीक है। तो ये टोटल मिलाकर 7 राज्य इसमें टिकाऊ भूजल संसाधन प्रबंधन हेतु एक प्रकार से जो सामुदायिक स्तर पर व्यवहारगत बदलाव लाने के उद्देश्य से ये बनाई गई थी। कुछ और चीज़ें देखें, जैसे कि इस योजना के कार्यान्वयन से इन राज्यों में जो है 78 जिलों में लगभग 8,350 ग्राम पंचायत जो है उसको लाभ पहुंचाने की यहाँ पर उम्मीद जताई गई। और आगे के 5 वर्ष, यानी कि हम बोल सकते हैं 5 वर्ष मतलब 2020-21 से लेकर 2024-25, ये कंप्लीट रूप से 5 वर्ष की योजना है अटल भूजल योजना। इस योजना की जो कुल लागत है वो हम देख सकते हैं 6,000 करोड़ रुपए निर्धारित की गई। इसमें 2 चीज़ें हैं, कैसे 50% हिस्सा विश्व बैंक के द्वारा निर्धारित मतलब एक प्रकार से प्रदान किया जाएगा और दूसरा 50% वाला हिस्सा केंद्र के द्वारा प्रदान किया जाएगा। अच्छा, इसकी मंजूरी कब मिली थी विश्व बैंक के द्वारा? विश्व बैंक बोर्ड ने इसकी मंजूरी 2018 में ही दे दी थी, मतलब जून 2018 में दे दी थी। तो हमने इसके संबंध में कुछ चीज़ें जाने अटल भूजल योजना के संबंध में। भारत और जो जल दुर्लभता है उसके संबंध में हम कुछ चीज़ें और देख लेते हैं यहाँ पे। भारत और उसके संबंध में जल की जो दुर्लभता है, कमी, तो हमको पता है जब हमने पीछे बात की तो यहाँ देख सकते हैं भारत में कुल जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 17.5 या 7% निवास करती है और टोटल वहाँ पानी जो है मतलब जो जल की उपलब्धता है 4% है, ठीक है। जल संसाधन की मात्रा कितनी है? 4% है। मतलब आप देख सकते हैं इस हिसाब से देखें तो काफ़ी कमी हमको देखने को मिलती है जल की, ठीक है। उसके बाद केंद्रीय जल आयोग की बात करें, यानी कि इसको शॉर्ट में बोला जाता है CWC, सेंट्रल वाटर कमीशन, ठीक है। तो केंद्रीय जल आयोग की बात करें, इसके अनुसार हम देख सकते हैं देश की अनुमानित जल संसाधन क्षमता तकरीबन हम देख सकते हैं 1999 बिलियन, एक प्रकार से बिलियन क्यूबिक मीटर है इसकी, मतलब जो जल संसाधन क्षमता है देश की, किसके अनुसार? केंद्रीय जल आयोग के अनुसार। साथ में हम देख सकते हैं, ये तो यहाँ देख सकते हैं, देखिए जनसंख्या काफ़ी बढ़ रही है, यानी जनसंख्या बढ़ने के कारण पानी की मांग में भी काफ़ी बढ़ोतरी हो रही है। तो इस क्रम में अगर देखें तो पूर्ति अर्थात अगर देखें जल स्रोतों में वृद्धि नहीं हो रही, मतलब जनसंख्या जिस हिसाब से बढ़ रही है उस हिसाब से स्रोतों या जल संसाधनों में वृद्धि नहीं हो रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार अगर देखें WHO, अच्छा WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है ये आपको बताना है, इसकी स्थापना, इसका गठन कब हुआ है वो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की अगर माने तो इसके आंकड़े के अनुसार पिछले कुछ 7 दशक में विश्व की जनसंख्या 2 गुनी से भी अधिक हो गई है और उसी के साथ अगर देखें पेयजल की उपलब्धता और लोगों तक इसकी पहुंच लगातार कम होते जा रही है। मतलब जिस हिसाब से जो जनसंख्या वो बढ़ रही है उस हिसाब से संसाधनों की जो पहुंच है या फिर उपलब्धता है वो कम होती जा रही है। इसी वजह से देखें तो दुनिया भर में हम स्वच्छता की स्थिति देख सकते हैं काफ़ी प्रभावित हुई है। अशुद्ध पेयजल के उपलब्ध से बहुत सारी बीमारियां देखने को मिलती है, जैसे कि डायरिया देखने को मिलता है, हैजा देखने को मिलता है, टाइफाइड देखने को मिलता है। उसके बाद कुछ जल जनित बीमारियां भी हमको देखने को मिलती है, जैसे कि जो है बहुत सारे एक प्रकार से मतलब तेज़ी से 70% जल जनित रोग हमको देखने को मिलता है और विश्व में लगभग 90% हो सकती है ये कंडीशन, ठीक है। आगे बात करें हम, जैसे जो केंद्रीय वाटर मतलब जल आयोग है उसके अनुमान के अनुसार अगर देखें तो प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता जो है वो काफ़ी कम होती जा रही है। यानी कि बात करें 2025 की, 2025 तक 1434 क्यूबिक मीटर जो है मतलब क्यूबिक मीटर जो मतलब पानी देखने को मिलता है प्रति व्यक्ति का। उसके बाद अगर 2050 की बात करें, 2050 में ये घटकर 1200, ठीक है, 1219 होने वाला है। तो हम देख सकते हैं 2025 तक ये घटकर कितना चला जाएगा, 1434 क्यूबिक मीटर और 2050 तक ये 1219 क्यूबिक मीटर तक पहुंच जाएगा प्रति व्यक्ति जल का जो उपयोग है, उपलब्धता है, ठीक है। तो ये काफ़ी कमी देखने को मिलती है। साथ में हम देख सकते हैं नीति आयोग की एक रिपोर्ट जारी हुई। नीति आयोग की रिपोर्ट में कहा गया कि देश के लगभग 60 करोड़ लोग जो है, मतलब 60 करोड़ जो लोग हैं, व्यक्ति है, गंभीर जल संकट का सामना कर रहे हैं अभी वर्तमान में। साथ ही प्रत्येक वर्ष प्रदूषित जल के प्रयोग से जो है उनसे संबंधित जो बीमारी है उससे 2 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है जल से संबंधित बीमारियों से। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नीति आयोग के द्वारा ये बताया गया है।
भारत में भूजल की स्थिति अगर देखें वर्तमान में, तो जैसे जो भूजल है, भूजल को भारत में पीने योग्य पानी का स्रोत मतलब सबसे प्रमुख स्रोत माना जाता है। आंकड़ों पर अगर बात करें हम, तो भूजल देश के कुल संचित क्षेत्र में लगभग 65% जो ग्रामीण हैं उनका पेयजल आपूर्ति में लगभग 85%, मतलब जो भूजल है सिंचित अगर देखें भूजल का एक प्रकार से 65% सिंचित रूप में यूज़ करते हैं वो। और अगर ग्रामीण पेयजल आपूर्ति की बात करें तो 85% यहाँ भूजल का योगदान होता है। ठीक है, भूजल की काफ़ी इंपॉर्टेंस देख सकते हैं। साथ में जो शहरीकरण, बढ़ती जनसंख्या, शहरीकरण, साथ में औद्योगिकरण, ये हमको देखने को मिलता है। इसकी जो है जल की मांग काफ़ी बढ़ती जा रही है और संसाधन जो है इस प्रकार से कम होते जा रहा है, यानी कि खतरा मंडरा रहा है वहाँ पर जल संसाधनों में। देश के अधिकांश क्षेत्रों में व्यापक और अनियंत्रित भूजल देखने को मिलता है। इसके दोहन से इसके स्तर में तेजी से और व्यापक रूप से कमी दर्ज की जा रही है। इसके अलावा देखें तो आंकड़े कुछ और देखने को मिलते हैं, जिसमें भारत जो है विश्व में भूजल के दोहन के मामले में सबसे आगे माना जाता है। ठीक है, मतलब 1960 की अगर बात करें तो 1960 के दशक में भूजल को लेकर देश में यह स्थिति नहीं थी। जानकारों के अनुसार, मतलब हम देख सकते हैं कुछ और अन्य जो जानकारी के अनुसार अगर देखें तो हरित क्रांति ने भारत को भूजल दोहन के मामले में शीर्ष स्थान पर पहुंचाने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आर्थिक सर्वेक्षण 2015 और 16 की बात करें तो इसमें भूजल के वर्तमान उपयोग ने भारत में जल स्तर को प्रतिवर्ष 0.3 मीटर की दर से कम किया है। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार ये पता चला है। अच्छा, भूजल में गिरावट आई है, दुर्लभता है, उसके कुछ कारण भी हो सकते हैं, तो वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए, जैसे अगर बात करें हम संसाधनों की सीमित मात्रा, तो ये तो हमको देखने को मिलता है। जैसे सतह पर जो मौजूद है उनमें जो जल है, जल संसाधनों की सीमित मात्रा हमको देखने को मिलती है। साथ में घरेलू, औद्योगिक तथा कृषि क्षेत्र में बढ़ती मांग, ये हमको देखने को मिलती है। इसके कारण भूजल संसाधनों के प्रयोग में बढ़ोतरी देखी जा सकती है। इसके अलावा देखें तो जो भूजल है इसका दोबारा उसको भरना, मतलब जिस हिसाब से हम उपयोग कर रहे हैं उस हिसाब से इसको पुनः भरना संभव नहीं है, मतलब काफ़ी मुश्किल है। ठीक है, ये कारण भी मुख्य रूप से यहाँ होता है जल दुर्लभता का। हरित क्रांति आई, हरित क्रांति कब आई इसका सन आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, हालांकि क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ पर आंसर दे सकते हैं आप। देखिए, मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ तो आप देखिए, आपको अगर पता है तो अच्छी बात है, तैयारी कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं भी आपको पता है तो आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको सर्च करके देना पड़ेगा। ठीक है, आंसर आप दिए कमेंट में, तो वही अच्छे मतलब एक प्रकार से जो अभ्यर्थी है उसकी पहचान होती है। ठीक है, सजग रहे या एक्टिव रहे। तो हरित क्रांति भी काफ़ी भूमिका निभाती है। इसने सूखे की आशंका वाले जो क्षेत्र है उसमें पानी की गहन फसलों को उगाने में सक्षम बनाया है, जिससे भूजल के उपयोग में बढ़ोतरी हुई है और उसकी जो है दुर्लभता का कारण बनी है। कुछ और चीज़ें देख सकते हैं, जैसे सेप्टिक टैंक है, उर्वरकों और कीटनाशकों का काफ़ी मात्रा में प्रयोग हुआ है, इससे भूजल संसाधनों को काफ़ी क्षति हुई है। इसके अलावा जल प्रबंधन संबंधी जो नियम है और उसका अपर्याप्त विनियमन है। इसके अलावा भूजल संसाधनों के अत्यधिक दोहन संबंधी नियम के अभाव ने भी इस स्थिति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, यानी कि जल दुर्लभता का कारण ये सिद्ध होती हैं। साथ में हम देख सकते हैं वनों की कटाई काफ़ी मात्रा में देखे जा रही है। उसके बाद हम देख सकते हैं स्थानांतरण, खेती, कृषि का अवैज्ञानिक तरीके से उपयोग करना, उद्योगों के रासायनिक अपशिष्ट, स्वच्छता की कमी भूजल को प्रभावित करते हैं और प्रयोग योग्य नहीं रह पाता। तो ये भी मुख्य रूप से जल दुर्लभता के कारक में शामिल होता है। अब भूजल इतना वो मतलब हमको दुर्लभता मानी जा रही है, उसके कारण भी हमने देख लिए, तो उसकी आवश्यकता क्यों है तो वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में अगर देखें, जैसे इजराइल है। इजराइल एक कंट्री है, काफ़ी छोटी है और एक प्रकार से संसाधनों की कमी है वहाँ पे, परंतु मैनेजमेंट इतना अच्छा वहाँ की वहाँ पे हमको कमी देखने को नहीं मिलती है। तो इजराइल के मुकाबले अगर देखें तो भारत में हमको ज़्यादा संसाधन यानी कि जल की पर्याप्त उपलब्धता देखने को मिलती है, परंतु यहाँ जल का प्रबंधन अच्छा नहीं है। यानी कि जल का प्रबंधन कहाँ अच्छा है? इजराइल में। ठीक है, पानी की कमी होते हुए भी। ठीक है, इजराइल में खेती, उद्योग, सिंचाई आदि कार्य जो है पुनर्चक्रित यानी रिसाइकल्ड पानी का इस्तेमाल वहाँ पर होता है, इसलिए वहाँ के लोगों को पेयजल की कमी का सामना नहीं करना पड़ता है। तो काफ़ी अच्छी बात है ये इजराइल के लिए, और ये चीज़ सीखना चाहिए भारत को। ठीक है, भारत में हम देखें तो 80% जो जनसंख्या है पानी की ज़रूरत जो है भूजल से पूरी होती है, और यह भूजल अधिकांश प्रदूषित होता है। ऐसे में बेहतर भूजल प्रबंधन
जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जल संकट से उबरा जा सकता है, उससे जल संरक्षण भी किया जा सकता है। साथ में अब अगर देखें जल की गुणवत्ता सूचकांक आया था, जल की गुणवत्ता सूचकांक में टोटल 122 देश थे, रैंकिंग की गई थी, तो 122 देश में 120वें नंबर पर है। तो काफ़ी गिरावट देखने को मिलती है, मतलब हमारे देखिए मतलब काफ़ी दयनीय स्थिति देखने को मिलती है भूजल के संबंध में, किसकी, भारत की, ठीक है। और यदि जल्द से जल्द इस संदर्भ में गवर्नमेंट के द्वारा या सरकार के द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया तो स्थिति और भी खराब हो जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं राष्ट्रीय जल नीति के बारे में। तो राष्ट्रीय जल नीति क्या होती है इसके संबंध में हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो आज़ादी के बाद की बात करते हैं। आज़ादी के बाद मतलब 1947, ठीक है। 1947 की बात मतलब उसके बाद की बात करें तो 3 राष्ट्रीय जल नीतियाँ अब तक आ चुकी है, ठीक है। कौन कौन सी? 1987 में एक आई थी, एक 2000 में आई थी, 2002 में, और एक 2012 में आई थी। तो इसके अलावा हम देखें तो कुछ राज्यों ने अपनी स्वयं की जल नीति भी बनाई है, मतलब ये तो राष्ट्रीय जल नीति है। अब कुछ राज्यों ने अपने खुद के अनुसार जल को मैनेज करने के लिए, जल का प्रबंध करने के लिए जल नीति लाई है, ठीक है। तो वो हम आगे देखेंगे। राष्ट्रीय जल नीति एक प्रकार से देखें तो जल नीति में जो जल है उसको एक प्रकार से प्राकृतिक संसाधन मानते हुए जो जीविका है, ठीक है, जीवन जीविका, खाद्य सुरक्षा, और साथ में अगर देखें तो निरंतर जो विकास है उसका एक प्रकार से आधार माना है। किसने? राष्ट्रीय जल नीति ने। जल के जो उपयोग है और आवंटन, इसमें समानता और सामाजिक न्याय का नियम अपनाए जाने की यहाँ पर बात की गई है। साथ में अगर देखें तो भारत के बड़े हिस्से में पहले ही जल की कमी हो चुकी है और जनसंख्या वृद्धि हो रही है, शहरीकरण हो रहा है, जीवन शैली में बदलाव हो रहा है। इसके चलते पानी की मांग तेजी से बढ़ने के कारण जल सुरक्षा के क्षेत्र में गंभीर चुनौतियां यहाँ पर खड़ी होती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा जल स्रोतों में बढ़ता प्रदूषण भी हमको देखने को मिल रहा है, पर्यावरण और स्वास्थ्य पर गहरा असर कर रहा है, खतरनाक होते जा रहा है, और स्वच्छ पानी की उपलब्धता को जो है काफ़ी प्रभावित कर रहा है। सार्वजनिक धरोहर के सिद्धांत की अगर बात करें यहाँ पे, तो राष्ट्रीय जल नीति में इस बात पर बल दिया गया है कि खाद्य सुरक्षा, जैविक तथा समान और स्थायी विकास के लिए जो राज्य सरकार है उनको सार्वजनिक धरोहर के सिद्धांत के अनुसार सामुदायिक संसाधन के रूप में जल का प्रबंध करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ होती है राष्ट्रीय जल नीति के अंतर्गत बात की गई है। इसके बाद एक केंद्रीय भूजल बोर्ड है, उसकी भी कुछ भूमिका हम देख सकते हैं भूजल के मैनेजमेंट में, यानी कि सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, CGWB जिसे बोलते हैं, CGWB इसको बोला जाता है, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड यानी कि केंद्रीय भूजल बोर्ड। इसकी कुछ भूमिका देख लेते हैं। तो केंद्रीय भूजल बोर्ड जो है इसमें अगर देखें हम तो 23,196 जो राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण निगरानी स्टेशन है उनके नेटवर्कों के माध्यम से देश भर में जल स्तर और गुणवत्ता की निगरानी की बात की गई है, मतलब ये करता है, ठीक है। उसके बाद जो भूजल है, मतलब भूजल संसाधनों के संदर्भ में अगर देखें तो जो केंद्रीय भूजल बोर्ड है उसने देश की मूल्यांकन इकाई जो है, मूल्यांकन इकाई मतलब ब्लॉक हो गया, तालुका हो गया, मंडल हो गया, ये सभी मूल्यांकन इकाई, इनको सुरक्षित, अर्धसंकटमय और अतिशोषित रूप में यहाँ पे वर्गीकृत किया है। इसके अलावा आंकड़े जो है इसके अनुसार देखें तो 2004 में अतिशोषित जो इकाइयाँ थी, ठीक है, अतिशोषित इकाइयाँ जो कि यहाँ पे कैटेगराइज की गई है, तो अतिशोषित इकाइयों की संख्या अगर देखें हम तो यहाँ पे 839 देखने को मिलती है, जो कि वर्ष 2017 में बढ़कर 1186 हो गई है। तो ये काफ़ी एक प्रकार से रिपोर्ट के अनुसार देखें तो काफ़ी गिरावट देखने को मिलती है जल प्रबंधन से रिलेटेड। अब यहाँ देखें भूजल जो प्रबंधन है उसके संबंध में कुछ सुझाव हमको देखने को मिलते हैं। देखिए भूजल की बात करें, जैसे मान लीजिए किसी का खेत है, खेत के नीचे का जो पानी है वो उसका खुद का समझ लेता है, ठीक है। जो व्यक्ति का खेत है वो उसका जो नीचे का जो पानी है भूजल, भूमिगत जल है, वो उसका खुद का समझ लेता है। तो आवश्यक क्या हो जाता है कि जो भूजल है वो सामूहिक ना हो, सामूहिक संसाधन उसको मतलब सामूहिक संसाधन तो है, तो सामूहिक संसाधन के रूप में देखने की बजाय मतलब एक प्रकार से उसको व्यक्तिगत संसाधन के रूप में देखा जाता है लोगों के द्वारा, ठीक है। तो व्यक्तिगत संसाधन के रूप में ना देखा जाए, उसको कैसा देखा जाए, सामूहिक संसाधन के रूप में देखा जाए, ताकि हम एक प्रकार से उसका प्रबंधन कर सके। मतलब जो जमीन है, जमीन उसकी व्यक्ति की है तो उसके नीचे का जल भी उसका ही होगा, ऐसा उसके द्वारा माना जाता है। परंतु जब तक हम इस धारणा को नहीं छोड़ेंगे तब तक भूजल को उचित प्रबंधन मतलब भूजल का जो है उचित प्रबंधन नहीं किया जा सकता। इसके अलावा जो केंद्रीय वाटर आयोग मतलब एक प्रकार से केंद्रीय वाटर बोर्ड है, जैसे भूजल बोर्ड है, ठीक है, केंद्रीय भूजल बोर्ड, इसके अनुसार देखें
तो जो एक प्रकार से जो अतिशोषित इकाइयाँ थी जो उसके द्वारा कैटेगराइज की गई थी, तो इसमें भूजल निकासी का पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। ठीक है, अतिशोषित इकाइयों में भूजल निकासी मतलब वहाँ से भूजल के निकालने का जो प्रतिबंध है वो लगाया जाना चाहिए, ताकि इन क्षेत्रों में भूजल दुर्लभता की स्थिति से निपटा जा सके। उसके अलावा जल भराव, साथ में जल लवणता, कृषि में रासायनिक उर्वरता का प्रयोग और औद्योगिक अपशिष्ट जैसे जो गंभीर मुद्दे हैं उन पर गंभीरता से यहाँ पे ध्यान दी जाने की आवश्यकता होनी चाहिए। साथ में देखें, किसी भी प्रकार की नीति निर्माण से पूर्व अनुसंधान और वैज्ञानिक मूल्यांकन बहुत ही आवश्यक है, ताकि उसको जो है भूजल प्रबंधित किया जा सके। इसके अलावा देखें तो बहुत सारे जो वैज्ञानिक हैं उनके द्वारा मानना है कि भूजल दुर्लभता को जो है बिजली पर दी जाने वाली सब्सिडी से एक प्रकार से कम किया जा सकता है, यानी सब्सिडी में कमी कर दी जाए तो एक प्रकार से सब्सिडी को बढ़ा दिया जाए। मतलब एक प्रकार से देखें, जैसे सब्सिडी अभी कम कर दी गई है, तो सब्सिडी कम करने से क्या होगा, मतलब एक प्रकार से देखें तो उसको एक प्रकार से कम करके हम जो है भूजल को रोक सकते हैं। जैसे बिजली में अगर सब्सिडी बढ़ा दी जाती है, ठीक है, तो उसकी कमी कर दी जाए। ठीक है, सब्सिडी की अगर कमी कर दी जाती है तो भूजल निकालने में बिजली कम मात्रा में प्राप्त होगी, बिजली कम मात्रा में प्राप्त होगी तो भूजल की सुरक्षा यहाँ बनी रहेगी। तो इसी के संबंध में अगर देखें तो जैसे अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है, जैसे अटल भूजल योजना से संबंधित आता है या फिर भूजल संसाधन की दुर्लभता और उसके कारण पर ध्यान देने की आवश्यकता है यहाँ पे, तो उससे संबंधित आप इस टॉपिक पर पूरा विचार कर सकते हैं। जल शक्ति मंत्रालय के बारे में हमने पहले जिक्र किया था, तो इसके बारे में देख लेते थोड़ी सी जानकारी। तो इसको मई 2019 में यहाँ पे बनाया गया था, ठीक है, निर्माण किया गया था। और दो मंत्रालय को मिलाकर इसका जो है निर्माण किया गया था जल शक्ति मंत्रालय का। कौन कौन से है वो, एक तो जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय और पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, इन दोनों को आपस में मर्ज कर लिया गया और क्या बना दिया गया, जल शक्ति मंत्रालय। कब बनाया गया, मई 2019 में। अच्छा, वर्तमान में इसके मंत्री कौन है, इसके मंत्री है गजेंद्र सिंह शेखावत। ठीक है, बदल भी सकते हैं आगे जाकर, पर अभी वर्तमान में आपको याद रखना है गजेंद्र सिंह शेखावत। ठीक है, चलिए यहाँ देखना हमको जो जल संबंधी सभी कार्य थे वो इसके संबंध में मंत्रालय में विलय कर लिया गया। वर्तमान में कई केंद्रीय मंत्रालय है जो जल संबंधी अलग अलग कार्यों का निर्वहन करते हैं, जैसे कि पर्यावरण हो गया, वन हो गया एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय हो गया। तो ये देश की जो है एक प्रकार से अधिकांश नदियों के संरक्षण का काम भी इसको सौंपा गया है। इसी प्रकार देखें तो शहरी जल की आपूर्ति का देखरेख जो है कौन करता था, शहरी मामलों के मंत्रालय। और एक प्रकार से जो है सूक्ष्म जो सिंचाई परियोजना है उसकी जो निगरानी है वो कौन करता था, कृषि मंत्रालय करता था। तो ये सभी इसके अंतर्गत आती थी। ठीक है, मतलब अलग अलग क्षेत्र में अगर देखें तो देखिए सूक्ष्म सिंचाई परियोजना कृषि मंत्रालय के अंतर्गत आती है, और शहरी जल आपूर्ति देखरेख की जो है वो शहरी और आवास मंत्रालय, और मतलब एक प्रकार से आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत ये आती है। नमामि गंगे की भी बात करें तो नमामि गंगे जो परियोजना है वो अंतर्राष्ट्रीय तथा अंतर्राज्यीय जल विवादों के लिए बनाई गई थी। इसकी शुरुआत जो है गंगा तथा उसकी जो उपसहायक नदियां है उसको साफ करने और स्वच्छ जल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई है, जो कि इस मंत्रालय के दायरे में ला दी गई है, जल शक्ति मंत्रालय के दायरे में। तो ये चीज़ें हमको देखना है। उसके बाद कुछ और चीज़ें जान लेते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे जल संग्रहण की बात करते हैं तो ये भी हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जल संग्रहण या फिर हम बोल सकते हैं जल संचयन। तो देख लेते हैं एक बार इसमें क्या चीज़ें हैं। तो जल संग्रहण की आवश्यकता क्यों होती है, आपको पता है जल एक प्राकृतिक संसाधन है, जीवन का अमृत माना जाता है, इसलिए हमें आगे की जो भविष्य की पीढ़ी है, भावी पीढ़ी, उनके लिए जल संरक्षण की आवश्यकता पड़ती है। तो इसके संबंध में हम देखने वाले हैं जल संग्रहण की आवश्यकता क्यों होती है। उसमें हम बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर जानेंगे। तो आपको पता है जल एक प्राकृतिक संसाधन है, मतलब बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और आगे के जो दशक है यह अगर देखें तो विश्व के कई क्षेत्रों में गंभीर अभाव की स्थिति में चला जाएगा। जल पृथ्वी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ है, उसके बाद भी एक प्रकार से ये उपलब्ध नहीं होता क्योंकि समान रूप से वितरित नहीं है। ठीक है, मतलब जो अक्षांश में परिवर्तन, वर्षा के तरीके, जो पैटर्न होता है, स्थलाकृति होती है, इनके कारण ये काफ़ी प्रभावित होता है। भारत की अगर बात करें तो भारत की बात करने से पहले हम देख लेते हैं कुछ चीज़ें, जैसे कि जल हम देख सकते हैं किसी तकनीकी प्रक्रिया के माध्यम से उसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है, इसका उत्पादन या संचयन नहीं किया जा सकता। मूल रूप से अगर देखें पृथ्वी पर कुल मिलाकर अलवण जल और समुद्री जल की मात्रा जो है स्थायी रूप से तय है।
ठीक है, मतलब उसको ना तो वैज्ञानिक तरीके से उसका संचयन उत्पादन किया जा सकता है। जो आलावन जल है हम देख सकते हैं हमारे जीवन में इतना जरूरी है, उसकी मात्रा पृथ्वी पर पाए जाने वाले जो कुल मात्रा है 2.7% के आसपास देखने को मिलती है। और इस 2% का लगभग सारा बर्फ जो है हमको बर्फ की जो हिम नदियाँ है, हिमपेटियाँ है, ग्लेशियर है, बादलों के रूप में पाया जाता है। आलावन जल का शेष बचा हुआ थोड़ा सा भाग हमको कहाँ देखने को मिलता है, हमने देखा था झीलों में देखने को मिलता है, भूमिगत स्रोतों में सदियों से एकत्रित है। और वर्षा का जो लगभग 85% अगर देखें, वर्षा का लगभग 85% जल प्रत्यक्ष रूप से समुद्रों में गिरता है और झीलों और कुएं को भर देता है एक प्रकार से देखें। ठीक है, मतलब जो समुद्र में गिरता है उसके बाद भूमि में मतलब कई जगह नहीं पहुंच पाता। 85% तो समुद्र में गिर गया, बचा 15%। तो कहीं जगह ऐसी होती है जहाँ पे ये जल उपलब्ध नहीं होता और वर्षा का जो शेष भाग रहता है वो भूमि पर गिरता है, तो वो कुओं और झीलों को भर देता है, नदियों के प्रवाह को बढ़ाता है। समुद्री जल के प्रत्येक जो 50,000 ग्राम के सामने सिर्फ 1 ग्राम आलावन जल जो है मानव जाति को उपलब्ध हो जाता है। भारत की स्थिति की बात करें तो भारत में अभी एक प्रकार से देखें तो अत्यंत खराब स्थिति देखने को मिलती है। ठीक है, भारत विश्व के सबसे आर्द्र देशों में से एक माना जाता है, हमने देखे हैं। ठीक है, इसमें जल का वितरण समय और स्थान के आधार पर बहुत असमान देखने को मिलता है। खास करके देखें औसतन यहाँ पे हमको 1150 मिलीमीटर वार्षिक वर्षा देखने को मिलती है, जो संसार में किसी भी समान आकार के देश के मुकाबले सबसे अधिक मानी जाती है। परंतु इस बड़ी मात्रा में वर्षा का जो वितरण है वो असमान माना जाता है। उदाहरण के लिए देखें तो एक वर्ष में औसतन जो वर्षा होती है, वर्षा के दिनों में जो संख्या होती है लगभग 40, तो 40 दिन ही यहाँ पे वर्षा देखने को मिलती है और शेष भाग कैसा होता है, सूखा होता है। तो इसके अलावा देखें तो जहाँ उत्तर पूर्व के कुछ क्षेत्र में वर्षा 13 मीटर तक होती है, वहीं राजस्थान की बात करें, राजस्थान में हमको देख सकते हैं मतलब यहाँ पे जो है वर्षा कितनी देखने को मिलती है 13 मीटर, और यहाँ पे जो राजस्थान है वहाँ पे हमको 20 सेंटीमीटर वर्षा देखने को मिलती है। ठीक है, तो काफ़ी असमान वितरण देखने को मिलता है, इसलिए भीषण अभाव देखने को मिलता है पानी का। तो जल संग्रहण की आवश्यकता काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है इस हिसाब से। साथ में बढ़ती हुई घरेलू, औद्योगिक और कृषि संबंधित जो कार्यों की मांग है उसमें जल की उपलब्धता एक प्रकार से देखें तो काफ़ी कमी देखने को मिलती है और यह स्थिति जो है भविष्य में गंभीर रूप से हो सकती है। और ऊपर से अगर देखें तो पिछले कुछ दशकों में देश में सिंचाई का विस्तार करने का प्रयास किया जा रहा है। इसका परिणाम क्या हुआ है, हमारी जल संपदा का अत्यधिक दोहन हो रहा है। साथ में शहरीकरण, औद्योगिकरण के कारण भी हमको जो है पानी की मांग बहुत अधिक देखने को मिलती है। बढ़ती जनसंख्या भी, उसकी खाद्य सामग्री, पेयजल और इनसे संबंधित काफ़ी जो है पानी का अभाव हमको देखने को मिलता है। तो जल संग्रहण की आवश्यकता काफ़ी जरूरी हो जाती है इस हिसाब से। प्राचीन काल में भी हमको देखने को मिलता है कि प्राचीन काल से काफ़ी जो है जल को काफ़ी अनमोल समझा जाता है और बहुत सारी चीज़ें जैसे कि बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं जल संग्रहण से रिलेटेड, और हर प्राचीन संस्कृति पानी को पवित्र संसाधन के रूप में देखती है। और 20वीं शताब्दी की बात करें तो औद्योगिक क्रांति का जन्म हुआ है यहाँ पे। ठीक है, औद्योगिक क्रांति के उदय और उसके फलस्वरूप पश्चिम भौतिकवाद के आगमन ने प्राकृतिक संसाधनों को एक प्रकार से जो है एक प्रकार प्राकृतिक साधनों को देखने का दृष्टिकोण ही गैर पारंपरिक बना दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार अगर देखें तो जल संग्रहण की आवश्यकता हमको देखने को मिलती है। इसके बाद हम देखते हैं पानी की कमी को बढ़ावा देने वाले कुछ कारण होते हैं, जैसे कि सूखा। मतलब भारत की अगर बात करें तो भारत में एक हिस्से में बहुत अधिक पानी होता है, दूसरे हिस्से में अभाव होता है, तो इसके कारण जो है कुछ क्षेत्रों में सूखा होता है। सूखा के कारण पानी का अभाव हमको देखने को मिलता है, वनस्पति का अभाव, जैव विविधता का अभाव, बहुत सारी चीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है। सिंचाई में जैसे हरित क्रांति आई, हरित क्रांति के समय हम देख सकते हैं सिंचाई का जो है एक प्रकार से बहुत अधिक मांग हो गई है। ठीक है, जो जिस क्षेत्र में फसल नहीं उगती थी उस क्षेत्र में भी हमको फसल उगती हुई नजर आती है, यानी सिंचाई की बढ़ती मांग के कारण पानी की कमी को प्रकार से बढ़ावा दिया जा रहा है। औद्योगिक मांग, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, औद्योगिक क्रांति के आने के फलस्वरूप हम देख सकते हैं पानी की अधिकतम मांग को मतलब एक प्रकार से यहाँ पे अधिकतम मांग हो रही है, उसके कारण पानी की कमी को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रदूषण देख सकते हैं, प्रदूषण मतलब जो अपशिष्ट पदार्थ है कारखानों से निकला हुआ, ठीक है, संस्थानों जो प्रतिष्ठान उनसे निकला हुआ जो प्रदूषित जल है वो अच्छे जल में मिल जाता है। इसके कारण काफ़ी मात्रा में प्रदूषण देखने को मिलता है जल का, जो कि पानी को कमी को बढ़ावा दे रहे हैं। नहीं, प्रदूषित पानी को उपयोग योग्य नहीं समझा जाता, इसलिए पानी की कमी को बढ़ावा दिया जा रहा है। जल की मतलब एक प्रकार से जल की बर्बादी की जा रही है। जिस व्यक्ति को 10 लीटर जल की आवश्यकता है वो 20 लीटर जल उपयोग कर रहा है, तो इस प्रकार अगर देखें तो जल की बर्बादी की जा रही है, जिससे पानी की कमी को बढ़ावा दिया जा रहा है।
लोग जो है इसको एक प्रकार से व्यक्तिगत मतलब एक प्रकार से जिम्मेदार रूप से नहीं समझते। इसके कारण भी यहाँ पे हमको क्या देखने को मिल रहा है, जो पानी की कमी है वो देखने को मिल रही है। पानी की कमी को बढ़ावा यहाँ पे दिया जा रहा है। इसके बाद जल संग्रहण की कुछ पारंपरिक विधियाँ हैं वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं हम, देखिए पारंपरिक विधियों के अंतर्गत सबसे पहले अगर बात करें फिलिस्तीन और ग्रीस की, जो विश्व के देश हैं, तो इसमें हम देख सकते हैं, देखिए काफ़ी मतलब जल संचयन के उपकरण आज से मतलब एक प्रकार से 4000 वर्ष पूर्व ये मौजूद थे यहाँ पे। प्राचीन जो शहर है रोम, ठीक है, इटली के अंतर्गत, उसमें घरों में पानी संग्रहित करने के लिए हौज जो कुएं से संबंधित होते हैं वो निर्मित किए जाते थे। शहर की पानी की जो एक प्रकार से अगर देखें मतलब जो पानी की नालियों को घरों के आंगन से जोड़ने की व्यवस्था थी। इसके अलावा 3000 वर्ष पूर्व की बात करें तो उसके आसपास हमको जो बलूचिस्तान है और जो कच्छ है गुजरात का, उसमें कृषक जो समाज है पानी को संग्रहित करके उसका उपयोग सिंचाई के लिए करते थे। इसके अलावा हम देख सकते हैं जो हमारे प्राचीन धार्मिक ग्रंथ है और कुछ काव्य रचनाएं हैं, वहाँ पे भी हमको क्या देखने को मिलता है, कुछ प्रचलित जल संग्रहण और संरक्षण प्रणालियों का अच्छा दृश्य यहाँ पे देखने को मिलता है। वर्तमान में बढ़ती हुई जनसंख्या, बढ़ता हुआ औद्योगिकरण, विस्तार करती कृषि और जो एक प्रकार से पानी की मांग है काफ़ी बढ़ा दिया गया है। और इसके अलावा देखें तो जल संग्रहण के लिए बांध जलाशय और कुएं, इनको खोदने और निर्माण इसके द्वारा इसकी पूर्ति की जा रही है। कुछ अन्य देश है जहाँ पे हम देख सकते हैं जल का पुनरावर्तन और उसमें से नमक दूर करने की क्रिया पर भी जोर दिया जा रहा है। जल संरक्षण अब दैनिक मतलब एक प्रकार से देखें तो दैनिक दिनचर्या का एक आवश्यक अंग बन गया है। और जल संग्रहण एक प्रकार से देखें तो उसके माध्यम से भूमिगत जल के पुनर्भरण का जो है विचार मतलब एक प्रकार से लगभग हर समाज में महत्ता हासिल कर रहा है या काफ़ी महत्वपूर्ण होता जा रहा है। साथ में देखें वनों का भी काफ़ी अहम रोल यहाँ देख सकते हैं हम, मतलब जो जल है भूजल के लिए, तो एक प्रकार से वन एक प्रकार से धीरे धीरे ज़मीन में रिस जाता है। वनों में जो पानी होता है और वन के जो पेड़ होते हैं, पेड़ पौधे वर्षा को एक प्रकार से इधर उधर कर लेते हैं, तो इसलिए भूमिगत जल की जो मात्रा है काफ़ी बढ़ जाती है। और भूमिगत जल जो है कुएं, झील और नदियों को भरने में काफ़ी सहायक होता है। तो वनों के संरक्षण का दूसरा अर्थ है क्या है कि जल संग्रहण के क्षेत्र में जल संरक्षण करना। और प्राचीन भारत की अगर बात करें तो वनों को नदियों की माताएं की संज्ञा यहाँ पे दी गई है। ठीक है, इसलिए वे जो है इन जल स्रोतों की आराधना भी करते हैं। तो कुछ पारंपरिक विधियाँ हमने देखे यहाँ पे। अब एक प्रकार से देख सकते हैं, देखिए प्राचीन भारत में जल संग्रहण की कुछ विधियाँ उपलब्ध थी, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय हम देख सकते हैं बड़े बड़े जो क्षेत्र थे वहाँ पे हम देख सकते हैं, जैसे जो लोथल है वहाँ बंदरगाह देखने को मिला। ठीक है, जल संग्रहित वहाँ किया जाता था। उसके बाद स्नानागार हमको देखने को मिला, जल संग्रहण वहाँ पे किया जाता था। तो इसी के संबंध में हम देख सकते हैं कुछ चीज़ें प्राचीन भारत के संबंध में। तो यहाँ देख सकते हैं, देखिए पानी का जो संग्रहण है भारत में बहुत प्राचीन काल से होता आ रहा है। तो हमको पता है हमारे पूर्वजों ने इस जल संग्रहण की कला में काफ़ी प्रकार से प्रवीणता हासिल कर ली थी, प्राप्त कर ली थी। विभिन्न संस्कृतियों की आवश्यकताओं के हिसाब से कई प्रकार की जो है संचयन प्रणालियां हम देखने को मिलती है। ठीक है, उपयुक्त जल की जो संचयन प्रणाली है उसका निर्माण किया गया था। लगभग 5000 वर्ष पूर्व हम अगर देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु नदी के किनारे एक प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता पनपी थी। अन्य भागों में जैसे भारत के पश्चिमी क्षेत्र में पानी की आपूर्ति जो है एक प्रकार से अगर देखें, पानी की आपूर्ति अत्यंत सुलभ व्यवस्था एवं वाहित प्रणाली यहाँ पे एक प्रकार से दुनिया को दी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा नगर की जो सड़क है उनके नीचे अगर देखें तो नालियों को ढका जाता था, मतलब एक प्रकार से ईंट के द्वारा नालियों को ढक दिया जाता था, ग्रिड पैटर्न में अपनाई जाती थी। उससे यह स्पष्ट होता है कि इस संस्कृति के लोग साफ सफाई और स्वच्छता को मतलब स्वच्छता से काफ़ी परिचित थे। इसी के साथ में इसी के संबंध में एक धोलावीरा नाम का एक नगर था, इसमें एक सुनियोजित नगर इसको बोला जा सकता है, और जो कि गुजरात के रण क्षेत्र में एक प्रकार से उथले पठार पर स्थित था। सबसे प्राचीन जल संचयन व्यवस्थाओं में से एक हम देखें तो यहाँ पे हमको पश्चिमी घाट देखने को मिलता है। पश्चिमी घाट में हम मुख्य रूप से अगर देखें तो नाने घाट नाम से एक जगह है, वहाँ निकट पाया गया, जो कि पुणे से लगभग 130 किलोमीटर दूरी पर है। इन पहाड़ों की बात करें तो पत्थरों में कई जलाशय खोदे गए थे, जो कि इस प्राचीन व्यापार के मार्ग पर यात्रा करते समय व्यापारियों को पेयजल प्रदान करते थे। यहाँ पे देख सकते हैं हम, देखिए कुछ विभिन्न चीज़ें देखने को मिली है। जैसे प्राचीन समय में हमको
जो प्रत्येक किले है उसमें अपने जल संग्रहण व संचयन की व्यवस्था थी, जिनके कारण देख सकते हैं बहुत सारे मतलब जल की आपूर्ति वहाँ पे की जाती थी। इसके अलावा जो पश्चिमी गुजरात है, पश्चिमी राजस्थान की अगर बात करें, राजस्थान में पानी की कमी हमको देखने को मिलती है। तो उसमें कुछ भागों में कई घर ऐसे बनाए जाते थे जिसमें प्रत्येक घर की छत जो है जल संग्रहण व्यवस्था होती थी। इन छतों से जो वर्षा जल है वो भूमिगत टैंकों में भेजा जाता था, और यहाँ पे व्यवस्था अभी भी एक प्रकार से ये वर्तमान में देखी जाती है। कुछ भूमिगत पक्की या सैंकी हम बोल सकते हैं, जो कि मिट्टी की पाइप और नहरों का प्रयोग करके पानी के प्रवाह को नियमित रखने और दूर स्थानों तक पहुँचाने के लिए होता था। ऐसी पाइपें अभी भी हम देख सकते हैं, हमको मध्य प्रदेश में देखने को मिलती है। बुरहानपुर में जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के अंतर्गत बुरहानपुर, कर्नाटक के अंतर्गत देखने को मिलती है बीजापुर, जो कि महाराष्ट्र एक प्रकार मतलब जो कर्नाटक के अंतर्गत गोलकुंडा और बीजापुर में देखने को मिलती है, महाराष्ट्र में भी हमको देखने को मिलती है, औरंगाबाद में। तो ये सभी जो भूमिगत पक्की या सैंकी हमको देखने को मिलती है, पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए प्रयोग की जाती थी। उसके अलावा वर्षा जल की बात करें तो वर्षा जल का संग्रहण भी हमको देखने को मिलता है। घर के छतों से पानी को संग्रहित करके अपने अपने आंगन में बने जलाशय में बचा कर रख लिया जाता था। इसके अतिरिक्त वे वर्षा के पानी को खुले मैदानों से एकत्रित करके एक प्रकार से कृत्रिम कुओं में संग्रहित करके रखते थे। ठीक है। इसके अलावा बाढ़ की स्थिति की बात करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं बाढ़ की स्थिति में जो नदियाँ आती थी, झरने, उनके कारण एकत्रित करके रखते थे जल, और मानसून के व्यर्थ जाते मतलब एक प्रकार से मानसून के जाने मतलब एक प्रकार से मानसून जो था उसके पानी को व्यर्थ जाने से रोक लेते थे, संचयन करते थे, और गैर मानसूनी मौसम कई प्रकार से जलाशय में संग्रहित भी करते थे। एक प्रकार से उपयोग के लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होता था। ठीक है। तो ये हमने सारी चीज़ें देखें। कुछ हम देख लेते हैं वर्षा जल का संग्रहण। तो वर्षा जल का संग्रहण हम देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए जैसे जो वर्षा का जल होता है वो एक प्रकार से एकत्रित किया जाता है, उसको वर्षा जल का संग्रहण बोलते हैं। विशेष अर्थों में भूमिगत जल के पुनर्भरण की तकनीक इसको माना जाता है। कुछ बहुउद्देशीय परियोजनाओं के अलाभकृत प्रभाव एवं उन पर उठे विवादों के कारण वर्षा जल संग्रहण तंत्र सामाजिक, आर्थिक और पारिस्थितिक और व्यवहारिक विकल्प हो सकते हैं। ठीक है। प्राचीन भारत में हम देख सकते हैं, प्राचीन भारत में जैसे हमने राजस्थान की बात की तो राजस्थान में काफ़ी मतलब हमको देखने को मिला नई नई टेक्निक। उत्कृष्ट जलीय निर्माण के साथ साथ जल संग्रहण ढांचे में भी एक प्रकार से पाए जाते थे। लोगों को वर्षा पद्धति और मृदा के गुणों के बारे में गहरा ज्ञान था। उन्होंने आवश्यकता अनुसार वर्षा जल, भूमि जल, नदी जल और बाढ़ जल संग्रहण के लिए अनेक तरीके विकसित कर लिए थे। इसके अलावा पश्चिमी भारत की अगर बात करें हम तो पश्चिमी भारत में विशेषकर राजस्थान की बात कर लेते, जैसे हमने अभी बात किए थे, उसमें पीने के जल के लिए वर्षा जल या छत जल जो है छत वर्षा जल का संग्रहण किया जाता था, काफ़ी आम तरीका था। पश्चिम बंगाल में भी बाढ़ के मैदानों में लोग अपने खेतों की सिंचाई के लिए बाढ़ जल वाहिकाएँ बना लिए जाते थे। शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्र में खेतों में वर्षा जल एकत्रित करने के लिए गड्ढे बनाए जाते थे ताकि मृदा को सिंचित किया जा सके तथा संरक्षित जल को खेती के लिए उपयोग में लाया जा सके। ये सारी चीज़ यहाँ पे मतलब पैटर्न में थी। राजस्थान में ही देख सकते हैं जैसलमेर के जो ज़िले हैं उसमें अगर देखें तो हमको खादीन एवं अन्य क्षेत्र में जोहड़ इसके उदाहरण देखने को मिलते हैं। जोहड़ एक पानी एकत्रित करने का एक माध्यम है, वो हम आगे देखने वाले हैं। राजस्थान के ही अर्धशुष्क और शुष्क क्षेत्रों में विशेषकर बीकानेर की बात करें, बाड़मेर की बात करें, इसमें लगभग प्रत्येक घर के जो है उसमें पीने का जल संग्रहित करने के लिए भूमिगत टैंक अथवा टाँका हुआ करता था। इसका आकार एक बड़े कमरे जितना हो सकता था। साथ में हम देख सकते हैं कुछ जो एक मतलब जैसे कि टैंक होता है, कुआं होता है, उसी प्रकार फलूदी भी होता है। तो इसमें एक घर में 6.1 मीटर गहरा ये गड्ढा होता है, एक प्रकार से टाँका हम बोल सकते हैं। टाँका जो कि जल को एकत्रित करने में काफ़ी उपयोगी होता है। ये सुविकसित छत वर्षा जल संग्रहण का एक मतलब तंत्र का एक हिस्सा माना जाता है। ठीक है, जिसे घर में या घर के आंगन में बनाया जाता है। घरों की ढलवा छतों से जो पाइप होते हैं उससे जुड़े होते हैं। छत से वर्षा का जल इन नलों से होकर भूमिगत टाँका तक पहुँचता है और जहाँ इसे एकत्रित कर लिया जाता है। इसके अलावा वर्षा जल का पहला मतलब एक प्रकार से वर्षा का जो पहला जल छत और नालों को साफ करने में मतलब वर्षा का जो जल है नालों को साफ करने के लिए प्रयोग होता है। उसे एक प्रकार से संग्रहित नहीं किया जा सकता। जो पहला जल होता है मतलब पहली जो बारिश होती है वो नालों को साफ करने के लिए की जाती है, उसको संग्रहित नहीं किया जाता। इसके बाद होने वाली जो बारिश है उसको संग्रहित किया जाता है। साथ में वर्षा का जल जो होता है एक प्रकार से
पालर, जैसा कि हम देख सकते हैं, वर्षा जल हम बोल सकते हैं इसे। इन क्षेत्रों में मतलब अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से पुकारा जा सकता है। प्राकृतिक जल का ये शुद्धतम रूप माना जाता है वर्षा जल, इसलिए संग्रहित किया जाना बहुत आवश्यक है। कुछ और चीज़ें देख सकते हैं हम। देखिए, जैसे जो वर्षा का जल है वो घरेलू उपयोग के लिए भूमिगत जल पर समुदाय की निर्भरता भी कम करता है। वर्षा जल संग्रहण से मुख्य रूप से नगरीय क्षेत्र को भी लाभ मिल जाता है, क्योंकि जल की मांग अधिकांश नगरों में पहले की अपेक्षा अधिक बढ़ गई है। मेघालय की अगर बात करें हम, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो मेघालय है, मेघालय एक राज्य है, पूर्वोत्तर राज्य, इसकी राजधानी है शिलोंग। आपको पता होगा मौसिनराम मेघालय में ही है, जो कि यहाँ शिलोंग जो है, शिलोंग से चेरापूंजी जो है 55 किलोमीटर दूर है। यहाँ सबसे अधिक वर्षा होती है विश्व की। उसके बाद भी मेघालय में जो है छत वर्षा जल संग्रहण के लिए यहाँ पे काफ़ी मतलब जो है विधि अपनाई जाती है। छत वर्षा जल संग्रहण के लिए काफ़ी जो है प्रचलित विधि यहाँ पे है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। उसके बाद जल संग्रहण के लिए उत्तरदायी कारक क्या हो सकते हैं, तो देखिए जल संग्रहण क्यों जरूरी है, इसके लिए कारक क्या है। देखिए, पृष्ठीय जल जो सरफेस वाटर है उसकी कमी देखने को मिलती है, इसके कारण जल संग्रहण अति आवश्यक है। भूमिगत जल पर निर्भरता काफ़ी बढ़ गई है, ठीक है, इसके कारण यहाँ पे हम देख सकते हैं जो है जल संग्रहण की आवश्यकता देखने को मिलती है। नगरीकरण तेजी से बढ़ गया, उनकी जल की मांग की जो है पूर्ति के लिए हमको जल संग्रहण की आवश्यकता यहाँ पड़ती है। साथ में हम देख सकते हैं एक और चीज़ देखने को मिलती है, वर्षा जल निधि, ठीक है। वर्षा जल निधि की अगर बात करें हम, तो जो किसी भी क्षेत्र की प्राप्त वर्षा है उसका कुल मात्रा होती है, ठीक है, वर्षा जल निधि। अब कुल मात्रा होती है तो ये मतलब प्राप्त वर्षा का मात्रा होती है, परंतु जो प्राप्त वर्षा है यानी कि वर्षा जल निधि है, उसको प्रभावी ढंग से अगर संग्रहण कर लिया जाता है तो उसको बोला जाता है क्या, संभाव्य जल संग्रहण, ठीक है। वर्षा जल निधि का पर्याप्त मात्रा में प्रभावी ढंग से संग्रहण कर लिया जाता है तो उसको संभाव्य जल संग्रहण बोला जाता है। कुछ विधियां देख लेते हैं, जैसे कि गर्तिका है, इन्हें गड्ढे बनाकर हम जल संग्रहण कर सकते हैं, खाई बनाकर जल संग्रहण कर सकते हैं, कुओं का उपभोग कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं, हैंडपंप के माध्यम से हम उसका उपयोग करके जल संग्रहण कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमको विधियाँ अलग अलग प्रकार से हो सकती है, ठीक है। इनके बारे में आप 2-2 4-4 लाइन लिख सकते हैं। छत वर्षा जल संग्रहण भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसके माध्यम से एक पीवीसी पाइप होता है। जैसे एक छत देखिए आप, जैसे ढलान वाला क्षेत्र, छत मतलब जो टैंक भी यहाँ बना दिया जाता है खास करके, और दूसरी चीज़ पीवीसी पाइप से नीचे जो है पानी नीचे, अब ये अलग अलग उपयोग में आता है, ठीक है। कार वाश के लिए उपयोग में आ सकता है, गार्डन के लिए उपयोग में आ सकता है। ये देखिए नीचे आप टैंक बनाकर देखिए यहाँ उपयोग कर सकते हैं। नीचे हौज या कुएँ में हम इसका उपयोग कर सकते हैं, भूमिगत जल की मात्रा इसमें बढ़ जाती है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पीवीसी पाइप के माध्यम से एक हौज या कुएं में हम यहाँ जो है छत वर्षा जल संग्रहण कर सकते हैं। तमिलनाडु में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहाँ पूरे राज्य में प्रत्येक घर में छत वर्षा संग्रहण, जो छत वर्षा जल है संग्रहण ढांचे का अनिवार्य मतलब बनाना अनिवार्य कर दिया है। मतलब जो भी व्यक्ति घर बनाएगा वहाँ पे छत वर्षा जल संग्रहण का ढांचा बनाना अति आवश्यक है। कहाँ पे, तमिलनाडु के अंतर्गत। इस संदर्भ में दोषी व्यक्ति पर कानून कार्रवाई भी की जाएगी, मतलब बाध्यकारी कानून बना दिया गया, एक प्रकार से बोल सकते हैं, छत वर्षा जल संग्रहण के लिए। देश भर में जल संचयन के लिए कुछ सामुदायिक प्रयास किए गए, वो भी हम देख लेते हैं। जैसे कि सूखाग्रस्त क्षेत्र जहाँ होता है, जैसे जल बचाने के लिए, संरक्षित करने और बढ़ाने के लिए समुदाय का जो है काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देखने को मिलता है। बुंदेलखंड की बात करें सूखाग्रस्त क्षेत्र में, तो नागरिक संगठन परमार्थ सूखे के खतरे कम करने की, वर्षा जल संचयन, सामुदायिक एवं संस्थागत संपर्क जोड़ने के लिए एक प्रकार से यहाँ हमको 100 योजनाएं बनाकर सूखे से पीड़ित परिवारों को सहारा दे रहा है। जल पहलिया, मतलब एक प्रकार से जल पहलिया नहीं, जल सहलिया, जल सहलिया गाँव में जल की आपूर्ति और जल संरक्षण के लिए काफ़ी प्रयास कर रही है। आंध्र प्रदेश की बात करें यहाँ पे, तो हम सूखे से प्रभावित यहाँ पर 7 जो जिले हैं उसमें किसानों द्वारा प्रबंधित भूजल जो प्रणाली परियोजना, उसके अंतर्गत किसान अपनी भूजल प्रणालियों को संभाल रहे हैं और उचित कृषि विकल्प अपना रहे हैं। इसके अलावा हम देख सकते हैं जो गुजरात है, गुजरात की अगर बात करें हम यहाँ पे, तो गुजरात में हमको 2002 की बात कर लेते हैं। गुजरात में 2002 में, ठीक है, तो 2002 में गुजरात राज्य में सूखाग्रस्त हुआ था। जो एक प्रकार से गांव था उसमें सूखाग्रस्त हुआ था, उसमें खेतों में तालाब, छिद्रयुक्त टैंक, रोक बांध यानी कि जो चेक डैम होते हैं
और जो ज़मीन के नीचे जो संरचनाएं होती है उसको बनाकर पानी एकत्रित किया जा रहा है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब एक वर्ष में 3 फसलें यहाँ उगा ली जाती है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में एक अहमदनगर जिला है, इसमें एक गांव है, उसमें वर्षा जल संचयन का एकीकृत मॉडल बनाया गया है, जिससे किसानों ने एक प्रकार से जिसमें किसानों ने काफ़ी श्रमदान करके योगदान दिया है। राजस्थान तो काफ़ी फेमस है, सूखाग्रस्त प्रभावित क्षेत्र है ये। इसके गांव में बारिश का जल एकत्र करने, पीने और खेती के लिए जल की उपलब्धता बढ़ाने के उद्देश्य से नहरों और नालों की अनूठी प्रणाली यहाँ पे जो है चौका बनाई गई है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ सामुदायिक प्रयास थे, ये हमने देखे। अब कुछ इंपॉर्टेंट जो पारंपरिक संरचनाएं होती है आधुनिक रूप में या पुराने समय में जो यूज़ की जाती है जल संग्रहण के लिए, वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ हम देख सकते हैं तालाब देख सकते हैं, जोहड़ देख सकते हैं, बावड़ी, झालर, उसके बाद जल मंदिर, सीढ़ी, कुंड, टंका, टाँका जिसे बोलते हैं, कोहल और गढ़। तो चलिए एक एक करके जैसे तालाब की बात करें। तालाब से आप सब परिचित है। तालाब एक प्रकार का भूमिगत गड्ढा होता है, यानी कि एक प्रकार का जलाशय होता है। ये प्राकृतिक या कृत्रिम भी हो सकते हैं, यानी कि प्रकृति के द्वारा भी बनाया जा सकता है और मनुष्य अपनी आवश्यकता के अनुसार इसको बना सकते हैं। प्राकृतिक तालाब जिसे कई क्षेत्र में पोखरी भी कहा जाता है, पोखर, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, पोखर भी कहा जाता है कई क्षेत्रों में। इसका एक अच्छा उदाहरण बुंदेलखंड में टीकमगढ़ के जो तालाब वो देखने को मिलता है। और कृत्रिम जलाशय के उदाहरण हमको कहाँ देखने को मिलते हैं, उदयपुर में। ठीक है, जिन जलाशय का क्षेत्रफल बहुत मतलब कम होता है उन्हें एक प्रकार से क्या बोला जाता है, तमाई बोला जाता है। और मध्यम आकार के जो जलाशय उनको एक प्रकार से बंदी बोला जाता है। ठीक है, बड़े जलाशय को झील, सागर या समुद्र भी कहा जाता है, ये हमको पता है। गर्मी में जब पोखरियों का जल सूख जाता है तो उसमें खेती भी की जा सकती है, इसके अंदर कुएं भी खोदे जा सकते हैं, भूमिगत जलाशय का पुनर्भरण भी किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ तालाब से संबंधित हमने देखें, मतलब जो पारंपरिक संरचना है वो हमने यहाँ देखें। इसके बाद देखते हैं जोहड़। जोहड़ एक प्रकार का छोटा चेक डैम होता है, छोटा चेक डैम होता है जिनका उपयोग वर्षा जल को इकट्ठा करने और भूजल की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। साथ में बावड़ी की बात करें, बावड़ी या फिर इसको बोला जाता है बेर भी बोला जाता है, एक प्रकार के क्या होते हैं, सामाजिक कुएं होते हैं। ठीक है, बावड़ी क्या होते हैं, एक सामाजिक कुएं होते हैं जिनको मुख्यतः पीने के जल के स्रोत के रूप में उपयोग किया जाता है। इनमें से अधिकांश काफ़ी पुराने हैं और इनमें जो है जल काफ़ी लंबे समय तक बना रहता है क्योंकि बाष्पीकरण की दर बहुत कम होती है। झालर की बात करें, झालर एक प्रकार का जो है कृत्रिम टैंक इसको बोला जाता है। ठीक है, कृत्रिम टैंक है जिनका उपयोग धार्मिक एवं सामाजिक कार्यों में होता है, लेकिन इसके जल का उपयोग पीने के लिए नहीं किया जाता। ये आयताकार होते हैं और ये सतह जल स्रोत है जिनकी सहायता से आसपास की धारा एवं जो भूगर्भीय स्रोत है उसका पुनर्भरण किया जाता है। जल मंदिर की अगर बात करें, जल मंदिर सीढ़ी जो होते हैं या सीढ़ीदार कुएं हम बोल सकते हैं, एक ऐसी भूमि की संरचना होती है जो केवल हमको भारत में देखने को मिलती है, नहीं भारत में पाई जाती है। यह भारत के शुष्क क्षेत्रों में काफ़ी लोकप्रिय रही है और इसका उपयोग हम देख सकते हैं वर्षा जल संग्रहण, पीने के पानी की लगातार जो उपलब्धता है उसके लिए किया जा रहा है। विभिन्न क्षेत्र में हम इसको अलग अलग नाम से देख सकते हैं, जैसे इसको बाव के नाम से भी जाना जाता है, बावड़ी के नाम से भी जाना जाता है, बादली के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अलग अलग नाम से इसको पुकारा जाता है अलग अलग क्षेत्रों में। इसी के संबंध में हम देख सकते हैं अहमदाबाद के पास गुजरात में हम देख सकते हैं एक जो बाव है या बावड़ी हम बोल सकते हैं जिसको बोला जाता है अडालज बाव। ठीक है, अहमदाबाद में, जिसमें 6 मंजिलें हैं। यह एक मंदिर है जो एक कुएं पर जाकर समाप्त होता है। इनकी एक प्रकार से मंदिर नुमा संरचना एवं जल उपलब्धता की महत्ता को ध्यान में रखते हुए इन्हें जल मंदिर की संज्ञा दी जाती है। कुंड, कुंड सामान्य तौर पर एक कुंड जो होता है भूगर्भीय टैंक होता है, एक प्रकार का क्या होता है, टैंक होता है जिनका विकास सूखे की समस्या के समाधान के लिए किया जाता है। जो धार्मिक स्थान है वहाँ कुंड पवित्र माने जाते हैं और उनमें प्रदूषण फैलाने पर प्रतिबंध होता है, जैसे गौरी कुंड, सीता कुंड, ब्रह्म कुंड, ये सभी हमको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा टंका की अगर बात करें, टाँका जिसे बोलते हैं छोटा टैंक होता है, ये भूमिगत टैंक जिसमें जल एकत्रित किया जाता है। मतलब एक प्रकार से इसके दीवारों पर जो है चूने से पुताई कर ली जाती है ताकि जल का रिसाव ना हो। तो ये सभी हमको देखने को मिलता है, बहुत सारे जो उदाहरण हैं। ठीक है, इसके अलावा हम देख सकते हैं प्राचीन भारत में जल संरक्षण एवं जल स्रोतों का प्रबंधन बहुत विकसित था और इनका जो सबका उपयोग है वर्तमान काल में तेजी से बदलती जलवायु एवं सूखी समस्या के समाधान के लिए भी किया जा रहा है। तो ये सभी हमको एक प्रकार से जल संचयन के लिए एक प्रकार से तकनीक या पारंपरिक संरचनाओं के रूप में देखने को मिला। तो हमने ये सारे जो है जल संग्रहण या एक प्रकार से जल प्रबंधन, भूजल, जल संग्रहण से संबंधित सारी चीज़ें यहाँ पे देख ली हैं। एक बार हम चलते हैं वापस
हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली है एक बार देख लेते हैं, ताकि फिर हम देखते हैं अगला चैप्टर। ठीक है, अगली चीज़ें हम पढ़ेंगे जो कि आपदा से रिलेटेड है। तो चलिए, हमने देखे थे जल प्रबंधन, जल प्रबंधन क्या होता है उसके बारे में देखें। और यहाँ हम देख सकते हैं जल प्रबंधन हमारा कंप्लीट हो चुका है, भूजल हमारा कंप्लीट हो चुका है, जल संग्रहण हमारा कंप्लीट हो चुका है ना। और ऊपर पहले से हमने पेयजल के बारे में कंप्लीट पढ़ लिया। अब इसके बाद हम प्राकृतिक एवं मानवीकृत आपदाएं उनसे संबंधित कुछ योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जल प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है, भारत में जल प्रबंधन के समक्ष चुनौतियाँ, जल प्रबंधन के प्रमुख तरीके हमने देखे। नीति आयोग की एक नीति आई थी, कार्यनीति एक्ट 75 बोस, उसके बारे में हमने देखा। उस उपाय देखें जल प्रबंधन के, कुछ निष्कर्ष, भूजल एवं जल संग्रहण के बारे में जो सारी चीज़ें, अटल भूजल योजना के बारे में सारी चीज़ें जाने। ठीक है, भारत में भूजल की स्थिति, दुर्लभता का कारण, राष्ट्रीय जल नीति के क्या उद्देश्य थे वो हमने देखे, केंद्रीय भूजल बोर्ड की भूमिका। उसके बाद जल शक्ति मंत्रालय क्या होता है, जल संग्रहण के आवश्यकता और उसके विभिन्न तरीके, बढ़ावा देने मतलब जो कमी है उसको बढ़ावा देने वाले कारण देखें, पारंपरिक विधियों के बारे में जानें, जल संग्रहण की विधियाँ, वर्षा जल का संग्रहण देखें, जल संग्रहण के लिए उत्तरदायी कारक, उसके बाद विधियाँ की बात करें, फिर छत वर्षा जल संग्रहण और देश भर में कुछ सामुदायिक प्रयास देखें, और बाद में हमने जल संचयन के लिए मौजूदा पारंपरिक संरचनाओं के बारे में देखा। तो इस प्रकार हमारा कंप्लीट ये हो जाता है जल से संबंधित सारी चीज़ें। तो लेक्चर आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। अगर पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं और शेयर ज़रूर करें। ठीक है, और अधिक से अधिक लोगों को आप यहाँ इस कोर्स में लाने का काम करें। ये आपके लिए मतलब देखिए, मैं आपके लिए जो है बिना मतलब कोई चार्जेस के ये जो कोर्स है आपके सामने लेके आ रहा हूँ, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे जोड़ें। ठीक है, बस यही फीस है। ज़्यादा मतलब आप बाकी जगह देखेंगे आपको तो कंप्लीट सिलेबस आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, जहाँ पेड कोर्स है वहाँ भी आपको कंप्लीट सिलेबस देखने को नहीं मिलता, तो फ्री में कैसे मिल सकता। पर मेरी जिम्मेदारी है कि मैं कंप्लीट आपको सिलेबस प्रोवाइड करके दूंगा। ठीक है, अभी हमारा फर्स्ट पेपर चल रहा है, फर्स्ट पेपर एंड होने के बाद हम जो है सेकंड पेपर को शायद स्किप कर देंगे, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स पेपर कंप्लीट करेंगे पहले, फिर सेकंड पेपर पे आएंगे। तो इस प्रकार हमारा कंप्लीट सिलेबस चलेगा, तो आप उसकी बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ लाने का काम कीजिए। ठीक है, अगर कुछ कमी है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसको ज़रूर नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने की कोशिश करूँगा या सुधारने की कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।